Hello guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta and you are watching Environment series in our Prelims 2.0 classes. तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 16 जहाँ पे हम इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड हमने काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे थे जो कि उन्हीं कन्वेंशन से डिराइव थे. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मेजर्स दैट इंडिया हैज़ टेकन. हमने इंडिया के एनडीसी के बारे में और नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या है ये यूएनएफसीसीसी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स, वो देख लेते हैं. इन लेक्चर नंबर 10 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टैट्यूटरी बॉडी है या एनजीओज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, वी हैव सेंट्रल जू अथॉरिटी, देन वी हैव एनबीए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल गंगा काउंसिल एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये और हमने सारे एक्ट्स देखे थे किन के अंडर ये फॉर्म हुए हैं, क्या फंक्शंस हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस प्लीज़ गो एंड वॉच दिस लेक्चर. Then in lecture number 11 and 12 we had covered a lot of acts which were regarding environment, जैसे कि Environment Protection Act, Wildlife Protection Act, Biodiversity Act. Then we have Tribes and Other Forest Dwellers Act. Then Biomedical Waste, Hazardous Waste, Solid Waste Management, E-Waste, Plastic Waste, Wetland Rules जो कि रामसर साइट्स के लिए है, कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड उसके क्या रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, एनजीटी के बारे में एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रूल्स के बारे में, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो ये सारे ही वो मेजर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स. सो इसके अलावा अभी और क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस्ड एंड जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं सारे रूल्स में वो भी हमने डिस्कस कर रखे हैं. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज लेक्चर्स इफ़ यू हैव नॉट. मूविंग फॉरवर्ड टू टुडेज़ लेक्चर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज़ एन एक्शन प्लान जिसके अंडर है बहुत सारे, ये एक अम्ब्रेला एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए और इसके अंडर जो है काफ़ी सारे और मिशंस हैं. सो ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं दैट दिस मिशन, दिस नेशनल, फॉर एग्जांपल दिल से नेशनल सोलर मिशन इज़ अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और नॉट. सो इट इज़ अंडर दैट एंड इवन इन मेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड नो कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स किए हैं. सो दीज आर डिफरेंट नेशनल लेवल स्कीम्स इन देमसेल्व्स और ये सारे जो स्कीम्स हैं वो सारे एक नेशनल मिशन के अंडर आते हैं विच इज़ नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. सो लेट्स सी कौन से हैं. सबसे पहले है नेशनल सोलर मिशन, देन वी हैव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया मिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है. देन वी हैव एनर्जी एफिशिएंसी, देन वी हैव मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर के कंजर्वेशन के लिए, देन हिमालयन इकोसिस्टम के लिए एंड वी हैव स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज के ऊपर. सो दीज आर द नेशनल मिशंस जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. First we have national solar mission. So solar energy is a great source of renewable energy. Recently हमने जो है international solar alliance भी start किया है. So that itself shows that how important solar energy is not just for India but also for the entire world. इसलिए जो है इंडिया ने काफ़ी सारे efforts किए हैं हमारे solar power को increase करने के लिए and हमारे national level पे एक scheme है which is running which is national solar mission. So let's see a little bit more about it. इस प्लान में हम क्या करेंगे, तो जो अर्बन एरियाज़ हैं और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ हैं और जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनमें हम सोलर टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे. वाई अर्बन एरियाज़, बिकॉज काफ़ी सारे यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारा जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ कर सकते हैं बाय सोलर सेल्स. सो दैट्स वाई इन अर्बन एरियाज़. देन वी हैव सर्टन इंडस्ट्रियल जोन्स जहाँ पे आप अगर सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कैन कम डाउन एंड जो पोल्यूशन है, एमिशन है, वो रिड्यूस होगा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कार्बन यूज़ करते हैं, ऐसे फ्यूल्स यूज़ करते हैं जो कार्बन रिलीज़ करते हैं, तो एक कार्बन टैक्स लगता है. तो ये इस कार्बन टैक्स से बचाने के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर सकती हैं सोलर एनर्जी. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द एनवायरनमेंट. एंड देन वी हैव कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो भी सोलर एनर्जी को यूज़ करें इसके लिए
we are going to encourage them. The goal is to also increase the production of photovoltaic cells. So photovoltaics is the technology that we use to gain energy from solar energy. कैसे आता है? So that is a process जहाँ पे photons जो है वो hit करता है on the solar cell and then एक voltage create होता है जिससे हम electricity produce करते हैं. So that technology is photovoltaic cells and that we can use जब उसका production हम बढ़ाएं. देन वी ऑल्सो हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि सोलर एनर्जी को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है. किस एंगल पे होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कैसे हम एफिशिएंसी बढ़ाएं, कहाँ कहाँ हम और यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडर नेशनल सोलर मिशन वी ऑल्सो हैव सोलर रिसर्च सेंटर. Then we have international collaboration which has to be increased, because we know that जो सोलर टेक्नोलॉजी ऑफ अदर कंट्रीज़ है दैट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट, और उन्होंने कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है. काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे अब सोलर एनर्जी जो है यूज़ हो रही है. इनफैक्ट सर्टन यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग सोलर सेल्स डिस्पोजल मैकेनिज्म. इतना ज़्यादा उन्होंने सोलर सेल्स यूज़ कर लिया है और इतने टाइम से वो यूज़ कर रहे हैं कि जो फर्स्ट सोलर सेल्स उन्होंने इंस्टॉल किया था उसकी लाइफ टाइम भी अभी ख़त्म हो रही है. एंड इंडिया is at the crux of using solar energy in most of its sectors. So that is why we can take technology and a lot of resources from international collaboration so that we can develop our technology. नेक्स्ट है कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, और आज के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत. सो वी हैव टू इंक्रीज़ आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. अभी क्या है, जो भी हमारी सोलर टेक्नोलॉजी है उसका लार्ज पोर्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन अदर कंट्रीज़ होता है, और हम इम्पोर्ट करते हैं उन चीज़ों को. मोस्टली हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से. तो अगर हमें अपना इम्पोर्ट डिपेंडेंस ख़त्म करना है तो हमें अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, विच इज़ ऑल्सो एन एम ऑफ नेशनल सोलर मिशन. Next, to increase all of this, we have to increase the government funding as well as we have to generate international support, जिसकी वजह से हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शुरू किया है. नेक्स्ट वी हैव नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. तो जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम, एनर्जी सेक्टर फॉर एग्जांपल द पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, व्हीकल का जो सेक्टर है, तो हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपने सारे सेक्टर में वो एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए और उसका एनहांस्ड यूज़ होना चाहिए. वी कैन नॉट यूज़ आवर एनर्जी इन अ वेस्टफुल वे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोल पावर प्लांट लगा रखा है, उससे जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी एफिशिएंसी इज़ ओनली 40%, 60% ऑफ इट इज़ वेस्टेड. तो क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपकी एफिशिएंसी भी लो है. सो वी कैन नॉट हैव दैट. दैट इज़ वाई क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आपको जितना आप कोल यूज़ कर रहे हैं या फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसी में आपको ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने की कैपेसिटी लानी होगी. सो दैट इज़ व्हाट वी सी इन नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. सो व्हाट डज़ द प्लान इंक्लूड? सबसे पहले तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स. तो ये बहुत यूजुअल मैकेनिज़्म है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है कि अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है जो कि एनर्जी सेविंग कर रही है, एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है उसकी, तो यू कैन गिव देम एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स. सो दैट इंक्रीजेज द ब्रांड वैल्यू ऑफ दोज इंडस्ट्रीज एंड देन मोर एंड मोर पीपल बाय देम बिकॉज दोज आर इको फ्रेंडली एंड गवर्नमेंट हैज़ सर्टिफाइड देम. तो जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि लार्ज स्केल में एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं उनके लिए अभी मैंडेट किया गया है कि इतना एनर्जी एफिशिएंसी आपका होना चाहिए. एंड व्हेन दोज इंडस्ट्रीज अचीव दैट दे आर गिवन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स. नेक्स्ट आपको कुछ तो इंसेंटिव देना होगा. अब इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी बहुत टाइम से रन कर रही हैं, अपने उन्हीं मैकेनिज़म्स पे उन्हीं मशीन्स को यूज़ कर रही हैं. अब एनर्जी एफिशिएंसी करने के लिए उनको अपने मशीन्स में कुछ तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा. दे विल हैव टू इंस्टॉल न्यू सिस्टम्स सो दैट देयर एफिशिएंसी इंक्रीजेज. ओल्ड सिस्टम में आप एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज़ कर सकते, इनफैक्ट वो तो डिक्रीज़ होता जाएगा. सो द इंडस्ट्रीज़ नीड टू हैव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव जिसकी वजह से वो इतना फाइनेंशियली उस
इन चीज़ों पे, नई चीज़ों पे इन्वेस्ट करे, उसके लिए कुछ तो इंसेंटिव गवर्नमेंट हैज़ टू गिव. सो दे विल गिव इंसेंटिव ऑफ रिड्यूस टैक्सेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. तो आपको टैक्सेस कम पे करने होंगे और इस इंसेंटिव के साथ जो है इंडस्ट्रीज़ अपना सिस्टम चेंज कर सकते हैं ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म्स यूज़ करें. एंड फाइनली वी हैव टू गो इनटू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, क्योंकि अभी जो है हमारा पावर सेक्टर दैट इज़ एट प्रेजेंट डोमिनेटेड बाय दी PSUs, बाय दी गवर्नमेंट एंटिटीज़, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोशल वेलबींग के लिए हम लोग लॉसेस लेते हैं. जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही हमारा देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, सब्सिडीज़ है. सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू हैव इनफ मनी जिससे हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें. तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एंड स्पेशली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सब्सिडाइज्ड है. सो वी नीड टू ब्रिंग इन मोर एफिशिएंसी बाय ब्रिंगिंग इन द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स. नेक्स्ट वी हैव नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट. तो सस्टेनेबल हैबिटेट यानी कि ऐसा हैबिटेट क्या होता है, तो जहाँ आप रहते हैं, आपकी सराउंडिंग्स. सो हैबिटेट को सस्टेनेबल बनाना है, यानी कि एक तरफ तो आप वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने अर्बन एरियाज़ में, एंड एट द सेम टाइम आप उसमें एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म्स लगा रहे हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मेथड्स लगा रहे हैं, जिससे कि आप ज़्यादा जो है लैंड पे या फिर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, उस पर ज़्यादा आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं. सो दैट इज़ सस्टेनेबल हैबिटेट. वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन सेंटर्स जो कि दे आर डेवलपमेंट के सेंटर्स ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम कंजर्वेशन के सेंटर्स भी हैं वो. सो दिस इज़ टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन दी अर्बन प्लानिंग आप ऐसे करिए कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे सस्टेनेबल हैबिटेट हो, रहने के लिए भी हो एंड डेवलपमेंट भी हो. तो ये अभी रिसेंट कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि देयर वॉज अ गैस लीक. Where was it? If you remember, then comment below. So there was a gas leak in a very major industrial town in the recent month, last month itself. So why did this happen? It happened because जो urban planning है that is not good. यूजुअली अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे शुड बी ऑन वन साइड ऑफ द टाउन, एंड जो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं दे शुड बी फार अवे फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज़. बट हमारी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, इंडस्ट्रीज़ को पहले तो रूरल एरियाज़ के पास बनाया जाता था, बट नाउ दोज रूरल एरियाज़ हैव बिकम सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज़, एंड द रेजिडेंशियल एरियाज़ हैव मूव्ड क्वाइट क्लोज टू द इंडस्ट्रीज़. सो दिस शुड नॉट हैव हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स इज़ कि कभी भी अगर इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी फॉल्ट होता है, इंडस्ट्रियल फॉल्ट तो होना नहीं चाहिए, सो दोज आर डिफरेंट लूप होल्स, बट प्लानिंग के लूप होल्स की वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को हार्म होता है ऑफ हेल्थ, एंड अ लॉट ऑफ हैज़ार्ड हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट. सो वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारी प्लानिंग है वो ऐसी हो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ और रेजिडेंशियल एरियाज़ अलग अलग हों, प्रॉपर प्लानिंग हो. नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए. जो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो जो है उनके एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बनाए हैं, और उनको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए. जैसे कि लिफ्ट्स यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आप सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करें. मिनिमम यूज़ करके आप मैक्सिमम आउटपुट निकालें. ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, और उसी के लिए ये बिल्डिंग कोड्स हैं. नेक्स्ट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होना चाहिए. वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने काफ़ी सारे एक्ट्स और लॉज जो है पढ़ रखे हैं. सो वी हैव लॉ फॉर एवरीथिंग. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं. बट क्या ये रूल्स जो हैं फॉलो हो रहे हैं, क्या हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं एट द यूज़र लेवल? सो ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी मैनेज प्रॉपरली. और एक बार आप कलेक्ट अच्छे से कर रहे हैं, सेग्रीगेट अच्छे से कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है. सो वी हैव टू मैनेज आवर वेस्ट, एंड एट द सेम टाइम वेस्ट को हमें वेल्थ बनाना है. सो वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. Then we have to encourage the purchase of efficient vehicles. We cannot keep using the same vehicles जो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड and all kinds of hydrocarbons release करती है to our atmosphere. We all know the level of pollution that we have in our atmosphere. So to decrease that pollution we have to use catalytic converters, and we have to use new technology जिससे जो exhaust से निकल रही हैं gases that should not be pollutants, they should not have heavy metals, and that's why we have to move towards efficient vehicles.
एंड देन वी हैव टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए गवर्नमेंट को एक तो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, सेफ़ बनाना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम इंसेंटिव देना पड़ेगा so that the public uses public transports. So these are the aims under National Mission on Sustainable Habitat. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नेशनल वाटर मिशन. अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है. एंड वाटर मिशन में वी ऑल नो दैट कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला था नीति आयोग ने, एंड इट हैड टोल्ड अस दैट हाउ मोस्ट ऑफ आर इंडियन सिटीज़ आर वाटर स्ट्रेस्ड, एंड हम बहुत ही जल्दी ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ मोस्ट ऑफ आर सिटीज़ विल रन आउट ऑफ वाटर. सो वाटर स्कैसिटी की जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए नेशनल वाटर मिशन है. प्लान ने टारगेट सेट किया है कि हमें 20% इम्प्रूवमेंट लाना है वाटर यूज़ एफिशिएंसी में. तो वाटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैक्सिमम जो वाटर है हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, एंड एग्रीकल्चर में काफ़ी सब्सिडी भी दी जाती है फॉर वाटर यूज़. सो दैट इज़ वाई द एम इज़ कि हम एग्रीकल्चर में जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन हो, इंडस्ट्री में जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी अच्छा हो. इट शुड नॉट बी लाइक यू आर वेस्टफुली यूजिंग वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेस्टफुल यूज़ ओनली वी आर गेटिंग lot of water stress situation. So that is why the plan is to make sure that water is used efficiently, and जो भी हम pollutants अगर release कर रहे हैं water में, they has to be well treated so that water का जो level है that should not go to toxic levels, it should be well maintained. Then we have National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem. Himalayan Ecosystem काफ़ी ज़्यादा important है इंडिया के लिए. जो हमारे मानसून्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है हिमालयाज़ प्ले करता है. सो दैट इज़ वाई हिमालयन इकोसिस्टम मीन्स अ लॉट टू अस, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि जो हमारे मेजर मेगा डाइवर्स रीजन्स हैं उसमें हिमालयन इकोसिस्टम आता है. इट हैज़ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू कंट्रोल इट. एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट जो हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है दैट इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ आर रिवर्स. यहाँ पे काफ़ी सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, एंड उनकी मेल्टिंग की वजह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज वाला हमने एक लेक्चर किया था जहाँ पे हमने सब देखा था कि रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स की वजह से क्या हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज का उस पर. सो वी नो दैट हाउ क्रिटिकल हिमालयन इकोसिस्टम इज़ फॉर अस. वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फॉरेस्ट के रिसोर्स हैं. तो उन सब की कंजर्वेशन के लिए हमें जो है हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करना है. सो दैट्स वाई अंडर National Action Plan for Climate Change we have National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem. तो प्लान क्या है? तो हमें जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, इकोलॉजिकल वैल्यू है, उन सबको हमें कंजर्व करना है. ग्लेशियर्स हैं जो कि इंडिया को वाटर सप्लाई करते हैं, तो उनको भी हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है. नेक्स्ट वी हैव नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया. ग्रीन इंडिया बोलते से व्हाट शुड कम टू योर माइंड इज़ ट्रीज, बिकॉज व्हाट मेक्स समथिंग ग्रीन इज़ द अमाउंट ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर दैट यू हैव. सो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का यही ऑब्जेक्टिव है दैट वी शुड हैव एफॉरेस्टेशन ऑफ 6 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स. तो जो हमारे फॉरेस्ट लैंड्स पहले थे but they have been degraded because of human activities, those forests we have to ensure कि हम उनको बढ़ाएं, वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करें और अपने फॉरेस्ट कवर को एक्सपैंड करें. नेक्स्ट वी हैव नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द प्राइम मूवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वी नो दैट maximum population of India is employed in the agriculture sector. Also food security is very important for India, और food security हमारा robust agriculture sector ही provide करता है. बट एग्रीकल्चर में अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है टू पम्प दैट वाटर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज्ड. सो वी हैव टू इंश्योर कि हम जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ के एनवायरनमेंट को नहीं ख़राब कर सकते हैं. वी हैव टू यूज़ मेजर्स जिसमें हम कंजर्व करें rather than exploiting the resources. So sustainable agriculture का प्लान यही है कि हमें ऐसे mechanisms डेवलप करने हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर को सेफ़ यूज़ करें. नेक्स्ट climate resilient crops बनाएं, क्योंकि what happens when climate change will hit agriculture sector, at that time we have to ensure that we are ready for it. We should have crops जो कि climate change resistant हो. For example millets, so they can be grown in drought prone areas also. They don't need much
of rainfall or water, so we can use those kind of crops. At the same time they also have a high source of vitamin. देन वी हैव वेदर इंश्योरेंस को हमें इंक्रीज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स अभी भी मॉनसून्स पे डिपेंडेंट है, तो उनको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं सो दैट इफ़ because of monsoons there is a failed harvest, then how we can help the farmers, and we have to improve our agricultural practices. And finally we have the last mission, which is national mission on strategic knowledge for climate change. So it's very important, अगर आपको climate change से deal करना है तो आपको उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना होगा, नॉलेज बिल्ड करना होगा. ओनली देन यू विल फाइंड वेज टू हैव अ बेटर सिस्टम. तो स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज का यही एम है कि जो चैलेंजेस हैं उनके लिए हम एक क्लाइमेट रिसर्च करें. सो वी हैव अ न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड, जो कि फंड करेगा सारा रिसर्च रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. वी हैव टू इम्प्रूव द क्लाइमेट मॉडलिंग. वी नो दैट रिसेंटली वी हैड साइक्लोन अम्फान and cyclone Nisarg. So these increased events of cyclone, and in fact in Mumbai we didn't have cyclone for a very long time. So this shows that the climate is changing very rapidly, and उसको डील करने के लिए हमें वेदर मॉडलिंग करनी होगी, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए कि कहाँ पे क्या वेदर सिचुएशंस है, so that we can react and respond to it at the राइट टाइम, सो दैट वहाँ पे जो है हम लोगों को जल्दी से जल्दी एवैक्यूएट कर सकें, वहाँ पे प्रेपरेशंस कर सकें. सो क्लाइमेट मॉडलिंग को हमें इम्प्रूव करना है, एंड ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारा रिसर्च चल रहा है. सो वी नीड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. Also our private sector also has to contribute so that we can adapt to the climate change, and we can have mitigation ways. Mitigation ways is कि अगर कोई आपदा आई तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे, how will you mitigate. So those technologies we have to do with PPP, and we can use venture capital funds in which the government can also chip in certain amount of money, and the private sector can also form a group so that they can implement these technologies. So these were 8 national missions under National Action Plan for Climate Change. So please remember कि कौन से 8 वो थे. Okay, next we have certain important things. तो ये हमने अभी पढ़ा था कि ग्रीन बिल्डिंग कोड है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फॉलो करने होते हैं. So there is a rating which is given as GRIHA. इसका क्या फुल फॉर्म है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. तो जो ये बिल्डिंग्स हैं उनको देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है इन बिल्डिंग्स का, क्या ये एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं. सो दैट इज़ कॉल्ड गृहा रेटिंग्स. सो गृहा क्या अटैम्प्ट करता है कि जो बिल्डिंग के रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते हैं उनका मिनिमम वेस्टेज हो, वेस्ट जनरेशन जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से डिस्पोज हो, जो कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो सारा लिमिट हो. तो इन सबको कैलकुलेट करके वी फाइंड अ फिगर कि कितना वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितना ये कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड कितना यूज़फुल कंजम्पशन है. इट शुड बी एफिशिएंट कंजम्पशन, एंड हाउ मच इम्पैक्ट इज़ दिस बिल्डिंग हैविंग ऑन द इकोलॉजी. सो ऑल ऑफ दिस इज़ कैलकुलेटेड एंड अ गृहा रेटिंग इज़ गिवन. Then we have BSE Green X. So what is BSE? Bombay Stock Exchange. So this tells us about how ग्रीन मेथड्स आर यूज्ड बाय सर्टन इंडस्ट्रीज़. जो इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में फंक्शन करेंगे, उनका जो ग्रीन एक्स इंडेक्स है दैट विल बी वेरी गुड, एंड दोज विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर टेक्नोलॉजी. सो दिस वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन एफिशिएंट इंडेक्स, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड IIM अहमदाबाद. एंड ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर कार्बन एमिशन. So you have to remember that it is the first carbon efficient index. नेक्स्ट वी हैव इको मार्क. तो इको मार्क जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं जो कि कंज्यूमर लेवल पे यूज़ होते हैं इन हाउस होल्ड्स और इन इंडस्ट्रीज़, उन सब पे एक इको मार्क होता है विच टेल्स अस दैट दिस इज़ इकोलॉजिकली नॉट हार्मफुल. सो द गवर्नमेंट हैज़ गिवन लेबलिंग फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ताकि ये लोग ज़्यादा यूज़ करें कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट इकोलॉजिकली फ्रेंडली. एंड हु गिव्स दिस? So this the certifying agency is Bureau of Indian Standards, BIS. So this comes under which ministry? This is under Ministry of Consumer Affairs. Okay. So let's go to next. We have Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, which is also called as CAMPA.
सो कैंपा में हम नाम से ही समझ सकते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो ऐसा बहुत होता है कि जो हमारे एरियाज़ हैं फॉरेस्ट के, वहाँ पे अगर हमें इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है या कोई टूरिज़्म बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें उस फॉरेस्ट एरिया को हटाना होगा। सो व्हेन वी रिमूव सर्टन एफॉरेस्टेड एरियाज़, तो कैंपा के अंदर आपको कंपल्सरीली किसी और जगह पे उतने ही फॉरेस्ट एरिया वापस से एफॉरेस्टेशन करना होगा, यानी कि उगाना होगा उतने ही एरिया में जितना आपने काटा है अपने इंडस्ट्री के लिए। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड यू हैव टू कंपल्सरीली डू दिस। सो ये क्यों आया था? सो इन अप्रैल 2004 सुप्रीम कोर्ट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड कंपा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन एन ऑर्डर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट कंपा। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड कैंपा विच नाउ मेक श्योर कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर फॉरेस्ट को हटा रही हैं तो वो इस फंड में पैसे जमा करें ताकि हम किसी और जगह पे पेड़ उगा सकें। What is the aim? So we have to manage money towards compensatory afforestation, और जो और भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम मनी रिकवर करते हैं, और ये कंप्लायंस होना चाहिए इन सारी कंडीशंस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सो वी हैव अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जितने भी सारे प्रोविजंस हैं उन सब को आपको फॉलो करना है। अगर आपने नहीं किया है तो यू विल बी चार्ज समथिंग, यू विल बी चार्ज अ फाइन, एंड ऑल ऑफ दैट विल गो इनटू द कैंपा फंड एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर एफॉरेस्टेशन। So this also establishes national and state compensatory afforestation fund management and planning authorities national and state level पे, ताकि ये सारे मॉनिटर करें एंड ये इस फंड को मैनेज करें। नेक्स्ट वी हैव सेपी विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स। सो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इन इंडिया, एंड वी हैव सीन दैट इन रिपीटेड रिपोर्ट्स वी आर सीइंग मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़ एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़। सो वी हैव सर्टन इंडेक्स जो कि इंडिया के लेवल पे भी रिलीज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेपी, जो कि हमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के बारे में बताती है कि कौन से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, एंड देयर इज़ अ टेबल जो कि बताता है कि इफ़ इट इज़ रेड जोन मीन्स दैट दिस इंडस्ट्रियल क्लस्टर इज़ वेरी हाईली पोल्यूटेड, एंड इफ़ वी नो दिस तो हम प्रॉपर प्लानिंग से जो है वहाँ का बेटर कर सकते हैं। वी कैन गिव मोर अटेंशन टू दोज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। सो दिस इज़ इंटेंडेड टू एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग टूल, ताकि हम पहले से ही ये जान लें कि इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, एंड वी कैन prevent any further deterioration of the environment in these areas. Next हमारे पास है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये कौन निकालता है? CPCB विच इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीजेस दिस स्टैंडर्ड, और इसमें 12 जो है पोल्यूटेंट्स उनको काउंट किया जाता है। विच आर दीज आर sulfur dioxide, nitrous oxide, not nitric oxide. Okay, what you have to remember is not nitrogen dioxide also, it's nitrous oxide. Then we have PM10, PM2.5, ozone, lead, carbon monoxide, arsenic, nickel, benzene, ammonia, benzopyrene. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि NaAQS में कौन से जो है पोल्यूटेंट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ रहा था। सो CO2 इज़ नॉट देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दीज 12 पोल्यूटेंट्स जिनको मेजर किया जाता है, और मेजर करके CPCB बताती है हमें कि क्या एम्बिएंट एयर क्वालिटी है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी मीन्स आपके आसपास का जो एयर है उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें कितना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स की मात्रा है। अब एक नया इंडेक्स आया है विच इज़ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें क्या एम है? तो जनरल पब्लिक को जब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताते थे तो हर एक जो है पोल्यूटेंट के लेवल के बारे में बताया जाता था, एंड जनरल पब्लिक डज नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ द अमाउंट जो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जनरल पब्लिक को क्या दिखता है? अगर आप 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन दें, सो सारा कैलकुलेट करके नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताएगी कि आप रेड जोन में रह रहे हैं, विच मीन्स कि आप बहुत ही डेंजरस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूटेंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा है। So there are 6 categories which gives us good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe. हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे आपको ये नंबर्स पूछे जाते हैं कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या 6 है। सो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की कितने कैटेगरीज हैं? देयर आर 6 कैटेगरीज, एंड the aim is that there should be 1 number 1 color and 1 description.
यहाँ पे नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी में वी हैड 12 पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 8 पोल्यूटेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरीन है, ये वाले हटा के जो बचते हैं ये सारे ही हमारे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी हैं। सो वी हैव PM10, 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, carbon monoxide, ozone, ammonia and lead. Again we do not have CO2, again we have nitrous oxide. Okay, and this has been launched at present in the 10 cities which were not having proper standards, for example Delhi, Gurgaon. So these cities में अभी पहले start किया है and slowly this will be expanded to more cities. So that is all that we had to study in the climate initiatives of India. In the next lecture we will try to discuss कुछ ऐसे important terms जो कि हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है और environment में वो आपको काफ़ी ज़्यादा help करेंगे in solving questions. So see you in the next lecture. Thank you.